गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो शुरू करते हैं अवकल समीकरण को। और जो अवकल समीकरण में हमने अभी तक पढ़ा है वो है कि अवकल समीकरण क्या होती है, एक बात। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है, उसकी कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण का स्वतंत्र चरों से क्या संबंध है, कौन सी समीकरण अवकल समीकरण बनती है। ये सारी जो 2 4 5 चीजें जो हमने पढ़ी है वो बेसिक बेसिक है ना। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो बेसिक बेसिक पढ़ा है उस पे कैसे सवाल बन सकते हैं और कैसे इस टाइप के सवालों को किया जाता है ना। तो आज का सेशन हमारा वो जो बेसिक जो पढ़ा है, बेसिक में 4 5 चीजें अवकल समीकरण क्या होती है, नंबर एक, किसकी अवकल समीकरण बनती है, किसकी नहीं बनती, स्वेज चरों के साथ अवकल समीकरण का क्या संबंध होता है, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो ये जो 4 5 चीजें हैं जो भी हमने पढ़ी है उसके ऊपर सवाल कर लेते हैं। और अवकल समीकरण बनाते कैसे, अवकल समीकरण बनाते कैसे, बस यही सवाल अभी तक हमने, यही थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है। अब इसको आज सवालों के साथ जोड़कर अमर कर देते हैं। आ जाओ। तो आज का सेशन हमारा एमसीक्यू का रहेगा। अब तक पढ़े हुए 5 6 चीजों को सवालों के साथ जोड़कर चीर स्थायी कर दे। तो पहला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन अवकल समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन एक अवकल समीकरण नहीं है। है ना, जो पढ़ाया है बस उसी के ऊपर आधारित सवाल है, जो भी आप लोगों को पढ़ाया है उससे जुड़े हुए ही सवाल है ना। तो निम्न में से कौन एक अवकल समीकरण नहीं है। और ये चीज मैंने बताई थी कि अवकल समीकरण का मतलब dy बाई डी एक्स नहीं होता। अवकल समीकरण का मतलब पूर्ण अवकलन और आंशिक अवकलन दोनों होते हैं, उसे अवकल समीकरण में ही आता है। आपका dy बाई डी एक्स और आपका डेल ओवर डेल एक्स, ये दोनों ही अवकल समीकरण में आते हैं। अवकल समीकरण के दो भाग होते हैं, एक होता है ओडीई जिसे हम कहते हैं साधारण अवकल समीकरण, और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण। जब आपका स्वतंत्र चर और आश्रित चर केवल एक स्वतंत्र चर पर डिपेंड करता हो और तब अवकल समीकरण बनती है तो वो ओडीई बनती है। और एक से ज्यादा पे निर्भर करता है, एक से ज्यादा स्वतंत्र चर है तो आंशिक अवकल समीकरण बनती है। हाँ, किसी भी अवकल समीकरण में अवकलन का होना जरूरी है, क्योंकि बिना अवकलन के अवकल समीकरण कैसे हो सकता है। तो अवकलन का होना जरूरी है। तो अगर हम इस समीकरण में देखें तो अवकलन है, इसका मतलब अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण अवकलन का होना अनिवार्य है। अवकल, नींबू पानी में नींबू का होना अनिवार्य है ना। तो ऐसे ही यहाँ जाओ, यहाँ पे भी अवकलन है, लेकिन इस समीकरण में देखें तो कोई अवकलन नहीं है। इस समीकरण में कोई अवकलन नहीं है, तो ये सिर्फ समीकरण तो कहला सकती है, ये समीकरण तो कहला सकती है लेकिन अवकल समीकरण नहीं कहला सकती, क्योंकि अवकल समीकरण कहलाने के लिए अवकलन का इसमें होना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं है, अतः ये अवकल समीकरण नहीं है। निम्न में से किस समीकरण की अवकल समीकरण नहीं बनेगी, निम्न में से किस समीकरण की अवकल समीकरण नहीं बनेगी। ये 4 समीकरण दी गई है, इसमें से कौन सी समीकरण ऐसी है जिसका अवकल समीकरण नहीं बनेगा। इन 4 में से कौन सी समीकरण ऐसी है जिसकी अवकल समीकरण नहीं बनेगी। है ना।
तो अवकल समीकरण केवल तभी बनती है जब समीकरण में स्वेच्छ अचर हो, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। अगर समीकरण में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो अवकलन क्या करेगा, क्योंकि अवकलन का उद्देश्य है, अवकलन के आने का उद्देश्य है कि वो स्वतंत्र चरों का विलोपन करके आता है, स्वतंत्र चरों को हटा के आता है। अगर समीकरण में स्वतंत्र चर है ही नहीं तो फिर वो विलोपन किसका करेगा। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण में स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है अगर आप उसे अवकल समीकरण में बदलना चाहते हो। तो अगर किसी समीकरण को अवकल समीकरण में बदलना चाहते हो तो उस समीकरण में स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। फिर चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो अलग बात है। एक का एटलीस्ट एक स्वतंत्र चर का होना जरूरी है ना। एक स्वेच्छ चर का होना जरूरी है। तो इसमें एक स्वेच्छ चर है, ठीक है, टारगेट मिल गया ना, कोई ना, एक टारगेट भी हो लेकिन होना चाहिए। इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें भी ए है, डन। लेकिन इसमें कोई स्वेच्छ अचर नहीं है, और जब कोई स्वेच्छ अचर नहीं है तो विलोपन किसका करेंगे, विलोपन किसका करेंगे। तो जवाब है विलोपन करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, और विलोपन करने के लिए कोई नहीं है इसका मतलब अवकल समीकरण नहीं बन सकते। अवकल समीकरण कर रहे हो तो टारगेट तो है ना, अवकल समीकरण जो आप करते हो क्यों अवकलन कर रहे हो, किसका अवकलन कर रहे हो, क्या चाहते हो। तो ये चाहते हैं कि जो स्वेच्छ अचर है वो विलोपित हो जाए। अवकलन का उद्देश्य है स्वेच्छ अचर जो है, जो ए बी सी डी स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्ररी है, इनको हटा के अवकलन को, है ना, तख्ता पलट करना चाहते हैं। एक तरह से देखो तख्ता पलट करना चाहते हैं। क्या तख्ता पलट करना चाहते हैं कि ये जो हमारे स्वतंत्र चर है, ये जो स्वेच्छ अचर है, ये चले जाएं और इसकी जगह दूसरे लोग आ जाएं, dy बाई dx आ जाए। तो ये तख्ता पलट चाहते हैं। अगला, निम्न अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। अगर इस अवकल समीकरण को देखें तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर कितना है। बिल्कुल, ये देखना है कि अवकलन कितनी बार हुआ है, समीकरण में अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अगर हम इसे देखें तो ये दिखाता है कि अवकलन यहाँ पे एक बार हुआ है, यहाँ पे दो बार हुआ है, तो मैक्सिमम हुआ है दो बार। और मैक्सिमम जितनी बार अवकलन होता है वही कोटि कहलाता है, अधिकतम जितनी बार अवकलन होता है वो कोटि कहलाता है। तो ये हमारी कोटि होगी। तो कोटि होगी दो। अधिकतम अवकलन हम जितना करते हैं वो कोटि हो जाती है। चलो इसी क्वेश्चन को एक कदम आगे बढ़ा के ये पूछ लें कि घात कितनी होगी। अगर घात पूछी जाती तो वो कितनी होती। इसकी घात कितनी होती। अगर इसी क्वेश्चन में हम कोटि के बजाय कोटि पूछ रहे हैं, साथ में घात भी पूछ लेते कि बताओ घात कितनी होगी। तो घात बनाने के लिए पूरे सवाल में आपकी पावर पूर्णांक होनी चाहिए, पावर पूर्णांक होनी चाहिए, अधूरी पावर नहीं होगी। पूरी पावर को पूर्णांक बनाइए। तो यहाँ एक पावर जो है वो अधूरी है, 3/2 है, तो इस पावर को पूरा करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर दो ताकि पावर पूर्णांक हो जाए। ये लो, दोनों तरफ वर्क करने पर पावर पूर्णांक होगी। अब पावर पूर्णांक होने के बाद, पावर जब पूर्णांक हो जाए उसके बाद ये और देखना होता है कि क्या कोई अवकलन का कोई रूप, अवकलन का कोई रूप मतलब dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी क्यू वाई, कोई भी अवकलन का कोई रूप क्या किसी फंक्शन के भीतर फंसा हुआ है। तो जवाब है नहीं, किसी फंक्शन के भीतर नहीं फंसा हुआ। सबके सब मजे कर रहे हैं, सब फ्री है, सब फ्री है मतलब ठीक, डन। अब हम घात देख सकते हैं। हमने अवकलन की कोटि कहाँ से निकाली थी, जहां से कोटि निकाली थी उसी की घात को घात कहते हैं। जहां से कोटि निकाली थी उसी घात को घात कहते हैं। तो घात होगी दो।
वैसे वहां पे भी देखो 3 पड़ी है, लेकिन ये 3 काम की नहीं है, ये 3 काम की नहीं है। काम वही आएगी जहां से हमने कोटि निकाली थी, जहां से हमने कोटि निकाली थी, जिससे हमने कहा था कि ये कोटि है, ऑर्डर है, तो जहां से ऑर्डर डिसाइड हुआ था उसी के ऊपर पावर, यानी मैक्सिमम अवकलन के ऊपर जो घात है वही घात घात कहलाती है। अगला, निम्न अवकल समीकरण की घात कितनी होगी? इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी? तो इसके अंदर पावर आ रही है 2/3, पावर को पूर्णांक बनाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्यूब करने पर, पुराने वाले लेक्चर देख लेना एक बार, थोड़े से और सवाल आपको घात और कोटि के वहां से मिल जाएंगे, तो डबल समझ में आ जाएगा, है ना। कृपया करके पुराने लेक्चर जरूर देख लें, बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभकारी है वो लोग, क्योंकि उस समय भी यही मैंने कोटि और घात के सवाल ऐसे ही इस टाइप के ही थे, वो करवाए थे, और उसमें शायद काफी सारे सवाल करवाए थे, काफी सारे सवाल जो मैंने कोटि और घात के करवाए थे, क्योंकि उस समय कोटि घात जो था वो एकदम, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बार सवाल पूछा भी जाता है, कोटि और घात का सवाल बड़ा पसंदीदा सवाल रहता है पेपरों में। कभी ना कभी आप देखेंगे, दिल्ली को देखो, चाहे मध्य प्रदेश को देखो, राजस्थान को देखो, उत्तर प्रदेश को देखो, आपको कहीं ना कहीं एक कोटि और घात का सवाल मिल जाता है। कोटि और घात में ठीक है, कोटि से ज्यादा घात इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि घात में क्या थोड़ा सा उलझापन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, थोड़ा, क्योंकि वो बंद हो जाता है, अवकलन जो है वो किसी फलन के अंदर बंद हो गया, पावर 2/3 4/5 इस टाइप की पावर कर दी, तो थोड़ा सा गलती होने का चांसेस बनता है, और ऐसी जगह ही पेपर बनाने वाले को पसंद आती है, जहाँ पे हल्की सी कंफ्यूजन होती है, वो पेपर बनाने वाले की पसंद होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होगी, गलतियां होंगी, गलतियां होंगी, नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो पेपर बैलेंस हो जाएगा। तो वो ऐसी जगह जानबूझ के ढूंढते हैं जहाँ पे लूप होल क्रिएट होते हो, और ये वो एक घात वाला टॉपिक एक ऐसा है जहाँ पे लूप होल बनते हैं, तो इसलिए इसे पुराने वाले लेक्चरों से एक बार जरूर देखिएगा, वहां पे भी लगभग 10 12 15 सवाल किए हैं हमने घात और कोटि के, वो मिला लो, ये मिला लो, एकदम मामला सेट हो जाएगा, कोई घात और कोटि की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी, वैसे तो यहाँ से भी नहीं आएगी, लेकिन वही है, 5 से बेहतर 10 होते हैं, और 10 से बेहतर 15 होते हैं, तो जितने ज्यादा सवाल आप देखते हैं उतने ज्यादा आप बेहतर होते हैं, है ना। घन करने पर, और वास्तव में कुछ चीजें ऐसी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जो अभी चीज हो रही है ना, इतनी खुश होता हूँ मैं इसको देख के, कि ऑनलाइन के एजुकेशन की वजह से क्या कमाल आया है ना, इतना कमाल किसी हाल में नहीं हो सकता था, ये जो ऑनलाइन कर रहा है ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट बेस्ट और बेस्ट नहीं हो सकता। एक एग्जांपल समझते हैं इस बात को, मैं फर्स्ट टाइम कोर्स करा था, पहली बार आप किसी भी हाल में एक टॉपिक पे 100 से ज्यादा सवाल करवा ही नहीं सकते, एक टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी कर लो, आपकी भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन घंटे चॉइस है, नंबर एक, बच्चे सारा दिन नहीं पढ़ सकते, नंबर दो, ठीक है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जीके भी पढ़ना होता है, घर के काम भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो आप किसी भी हाल में, अच्छा 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराओगे तो कोर्स को आपको 2 साल में तो करवा नहीं सकते, कोर्स भी आपको 7 8 महीनों में करवाना है, 7 8 महीनों में आपको कोर्स करवाना है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। दिन में आप निश्चित क्लासे ही ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्लासे आप ले सकते हैं, जैसे मैं फ्री हूँ, मैंने मान लीजिए 6 क्लासे ले ली, लेकिन बच्चा वो भी तो है, उसको जीके भी तो पढ़ना होता है, उसको साइकोलॉजी ये भी तो पढ़नी होती है, पेडागोजी भी पढ़नी होती है, और भी चीजें, अच्छा पुराना भी तो दोहराना होता है, सिर्फ नया नया पढ़ता थोड़ी जाएगा, पुराने को भी पढ़ना होता है, टेस्ट भी देने होते हैं, प्रैक्टिस शीट भी निकालनी होती है, और भी कई चीजें उसके आदगत चलती है, जिसमें वो डाउट होता है, उसको वो दोबारा भी पढ़ रहा है, दोबारा भी समझ रहा है, और भी बहुत सारे काम होते हैं उसको, तो आप एक लिमिट में ही क्लास ले सकते हैं कि भाई ठीक है 3 क्लासेस ले रहे हो, है ना, आप एक लिमिट में ही ले सकते हैं, आपने लिमिट में ले लिया,
बात खत्म। इससे ज़्यादा क्लासेस आप नहीं ले सकते, और लेते हो तो फिर जैसे मैंने कहा कि बैरियर को तोड़ रहे हो आप, तो वो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे कमाल हुआ है, कमाल ये हुआ है कि पिछले साल जो पढ़ाया था वो हमारा बचा पड़ा है, प्लस अब जो पढ़ाएँगे वो बच जाएगा। तो यानी आपको तो एक साथ 2 बार मिल जाएगा। हम एक बार में 2 बार नहीं करवा सकते थे। हम एक बार में कोई नहीं करवा सकता। ऑफलाइन करवा सकता है? नहीं। ऑफलाइन ने जो पढ़ाया था वो तो गया। ऑफलाइन ने जो पढ़ाया था वो तो गया। ऑनलाइन में वो स्टोर्ड है। तो एक बार में आप 2 बार करवा सकते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? अब मुझे देखो, जैसे कोटि और घात है, मैं इस बार अलग सवाल ले आया, पिछली बार जो करवाए थे उससे अलग ले आया। अब आपको कोटि और घात के पिछली बार वाले भी मिल जाएँगे, इस बार वाले भी मिल जाएँगे, डबल हो गया। एक बार में डबल हो गया। नेक्स्ट टाइम ट्रिपल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम जुलाई के बाद में, अगस्त में जब दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब आपको एक साथ 3 बार कोर्स मिलेगा, सेम टाइम में 3 टाइम्स। तो ये किस वजह से हो पा रहा है? ये ऑनलाइन की वजह से हो पा रहा है। क्या इस चीज़ की कभी ऑफलाइन ऑफलाइन में जो पढ़ा दिया सो गया। गया साल, पढ़ाया गया। जो पढ़ाया था वो सब गया। अब नया साल नए तरीके से पढ़ाओ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा जब एग्ज़ाम होंगे। कंपटीशन ये थोड़ी देखता है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा था या ऑफलाइन पढ़ा था या कैसे पढ़ा था। कंपटीशन तो देखता है ज्ञान किसके पास है। कंपटीशन तो ज्ञान देखता है ना। वो तो ये तो देखेगा ही नहीं कि ऑनलाइन वालों की अलग परीक्षा होगी, ऑफलाइन वालों की अलग परीक्षा होगी। जिन्होंने समय बर्बाद किया है उनकी अलग परीक्षा होगी, जिन्होंने समय का यूज़फुल किया, ज़्यादा यूज़ किया है उनकी अलग परीक्षा होगी। कंपटीशन तो सबको बैठाएगा, एक साथ बैठाएगा, तो जो बेहतर होगा वो निकलेगा, और बेहतर बेहतर तरीकों से हो सकता है। तो ये जो बड़ा पार्ट है, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ऑफलाइन एज़ ए टीचर्स बेस्ट है। हमारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया। यहाँ आप बच्चों से फीस लेते हैं 8,000 10,000, ऑफलाइन में आप यही फीस लेते हैं 22,000 24,000। नंबर 2, आप हर 4-5 महीने में, हर 2 महीने में आप एक नया बैच खोल लेते हैं। क्यों? आपने 500 बच्चों को एनरोल किया। ऑफलाइन में क्या होता है, 500 बच्चे आते हैं, 500 बच्चे आके लगभग-लगभग 100 या 150 बच्चे बचते हैं। 350 बच्चे अपने घर चले जाते हैं, या सोचते हैं ठीक है बाद में पढ़छियाँ, बेड़ा करके पढ़छियाँ। 150 बच्चे ही होते हैं जो एन एवरेज बचते हैं। फिर आप नया बैच खोल दो, उन्हीं बच्चों में 350 400 को और मिक्स कर दो, और धीरे-धीरे आप हर दूसरे महीने आप एक नया बैच चला सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम रहती है। हर 6 महीने में आपको बच्चों को बाहर निकालना होता है, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड है। ऑनलाइन में आप बच्चों को 2 साल रख सकते हो, 2 क्यों, आप 3 साल भी रख सकते हो। ऑफलाइन में आपको हर 6 महीने में बच्चों को बाहर निकालना होता है। जैसे नदी का पानी है, बहता रहता है तो फ्लो रहता है, तो वही करना पड़ता है। जगह स्पेस फिक्स होती है, हर 6 महीने में आपको बच्चों को निकालना होता है, क्योंकि नए बच्चे कहाँ लाओगे? उनके ऊपर तो नहीं बिठा सकते। तो हर 6 महीने में बच्चों को बदलो, नए बच्चे लाओ। ऑनलाइन में आपको बच्चे बदलने नहीं पड़ते। उन्हीं बच्चों को आप 3 साल क्यों, नए आ रहे हैं तो आओ, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले वहीं रह जाओ, पुराने वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफलाइन चाहे या ना चाहे, उसे हर 7 महीने में बच्चों को निकालना ही पड़ेगा। चाहे आपकी कोचिंग कुछ भी कर ले, हर 7 महीने में आपको बच्चों को बाहर निकालना ही होगा। और 7 महीनों में तो पहली बार ही कोर्स होता है। एक बार कोर्स में ही आप बच्चों को निकाल देंगे, तो उनकी रिवीजन कैसे होगी? उनका रिपीटेशन कैसे होगा? उनके डाउट क्लियर कैसे होंगे? उनमें बेहतर कैसे होंगे? एक्यूरेसी कैसे आएगी? स्पीड कैसे आएगी? क्योंकि स्पीड तो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आती है ना। स्पीड तो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आती है। फर्स्ट टाइम तो खाली कोर्स होता है। चीज़ें देखते हैं कि ये होता है, ये होता है। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उसके बाद ही तो सेकंड टाइम में तो वो चीज़ें कमाल करती है। थर्ड टाइम में चमत्कार होते हैं। तो सेकंड और थर्ड टाइम तो कभी ऑफलाइन में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मैं अगर खुद भी होता तो भी नहीं कर पाता। अगर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं ऑफलाइन की, लेकिन मैं कमियाँ बता रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप ऑफलाइन में कुछ भी कर लो आप उन बच्चों को सेकंड टाइम नहीं रोक सकते। है तो बता दो, कोई करके दिखा दो। कोई ये काम करके दिखा दो कि हम बच्चों को 2 साल तक कोचिंग में रखेंगे। कोई है तो करवा दो। नहीं ना, कारण क्योंकि 7 महीने में आपको बैच निकालना ही पड़ेगा, उनको घर भेजना ही पड़ेगा। तो 2 बार नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? जगह फिक्स है ना, एक हॉल है, उस हॉल में 300 बच्चे आते हैं, 300 आते हैं। अब आपको नया बैच डालना है, 7 महीने बाद, मान लो 7 महीने पूरा करके आप बैच डाल रहे हैं, तो अगले 7 महीने में आपको उन 300 बच्चों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नए 300 बच्चे आने वाले हैं, और उन 300 बच्चों को आप 2 साल चला नहीं सकते, कोचिंग नहीं चलेगी। कोचिंग का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। तो हर 7 महीने में आपको उन बच्चों को निकालना है और नए 300 बच्चों को लेना है। तो आप उनको एक ही बार सिर्फ़ कोर्स करा पाएँगे। बाकी वो जाने और उनका मालिक जाने, उनका राम जाने। प एक तो जैसे कि एक मारवाड़ी में कहावत है, धर्म धक्को, ओवे धर्म धक्को। मतलब धक्को दे दियो जाओ, अब थे जानो थारो काम जाने। जिया चाहे पढ़ लीजो, है ना?
और आप में से देखो, आप अगर गौर करो, आप में से जो टाइम बच्चे सेकंड टाइम कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं, सेकंड टाइम है, और अभी आप थर्ड टाइम में भी आएंगे। अगर आप ऑफलाइन में होते तो अब तक 7 महीने में कोर्स पूरा होकर आप घर जा चुके होते और कहते घर जाकर पढ़ लो। अब जो भी पढ़ाई करनी है घर पे करना। और ये चीज़ आपको तब दिखाई देगी जब रिजल्ट आएंगे। ये जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, ये आज इसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। जिस दिन एग्जाम होंगे उस दिन आपको ये डिफरेंस जो है ना समझ में आएगा कि कितना अंतर था। तो आ जाओ, अब अगर इसे हम खोलते हैं, इसे खोलते हैं तो इस पर बड़ी पावर 3 आएगी। ये 3 पावर आएगी। अगर खोलना चाहो तो खोल लो, नहीं खोलने की जरूरत है तो मत खोलो, वैसे भी देख लो। बड़ी से बड़ी पावर इस पे आएगी, वो आएगी 3 पावर। अगर खोलता भी हूं तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab और फिर +1 बराबर। इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स। अब हमने अवकलन किससे निकाला था? हमने कोटि किससे निकाली थी? d2y से, सेकंड ऑर्डर से। जिससे निकाले थे उसी के ऊपर पावर देखो। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि ये भी कई बार है, तो ठीक है, अगर ये कई बार है तो जो इसमें से सबसे बड़ी है वो लो, है ना। अगर कई बार हो तो फिर सबसे बड़ी वाली लो। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, बढ़िया, ज्यादा ऑप्शन है। तो ज्यादा ऑप्शन हो तो जो बड़े वाला हो उसको लो। बड़े वाला हो गया 3, तो इसका आंसर आ गया 3, तो घात होगी 3। अच्छा, धर्म धक्के का मतलब होता है पाप में पुण्य। हाँ, वो वैसे वैसे तो धक्का है, वैसे धर्म है। तो धर्म और धक्का, वो बहुत बढ़िया शब्द बनाया हुआ है। अब मारवाड़ी का है या हिंदी का है मुझे नहीं पता, लेकिन शब्द बहुत अच्छा है, धर्म धक्का। वो क्या एक्चुअली मिक्सअप है, एक वो एक तरह का पाप भी है और एक तरह का पुण्य भी है। उसमें धर्म भी है ना, उसमें धक्का भी है ना। बहुत सुंदर वर्ड बनाया था, कई बार मैं इसको बार बार यूज करता हूँ, मुझे लगता है कितना बैलेंस वर्ड बनाया है। कई धर्म धक्का, जैसे ये आपने रामायण देखते हैं, तो रामायण में जब भगवान राम ने सीता जी को वन में भेजा था, तो वो एक तरह का धर्म धक्का कहलाता है। धर्म धक्के में क्या हुआ, आपने एक तरह से धकेला भी कि भैया आप जंगल में जाओ, एक तरह से वो धर्म भी निभा रहे थे। धर्म ये कहता है कि राजा थे तो राजा का धर्म ये था। तो वो धर्म प्लस धक्का, दोनों चीजें मिक्स हो जाती है। मतलब पाप में भी पुण्य दिखता है कि भाई पाप है तो पाप ही, पत्नी को, और वो भी गर्भवती पत्नी को जंगल भेजा है, पाप तो है ही, लेकिन धर्म ने उसको बचा लिया और फिर वो पुण्य बन गया। तो पाप में पुण्य निकल जाना वो धर्म धक्का हो गया। जैसे कोचिंग वाले कर रहे हैं तो वो धर्म धक्का ही है, 7 महीने बाद छोड़ दिया, जाओ, गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते हैं तो कोचिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, कोचिंग चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोचिंग का भी तो खर्चा लगता है, बिल्डिंग का खर्चा लगता है, सारी चीज़ों का पैसा लगता है, स्टाफ रखता है उसका पैसा लगता है, लाइट बिजली पानी डैश डैश सब कुछ जुड़ते हैं, सारी तनख्वाहें जुड़ती है, वो सब तो लगता ही है। अगर आप उस बैच को, एक ही बैच को अगर 2 साल पढ़ाते हैं तो फिर नए बच्चे नहीं आएंगे तो खर्चा कैसे निकलेगा। तो अब आपको कैसे, वो दोनों चीज़ों को बचाने के लिए उनको धक्का देना ही होगा, वरना कोचिंग का धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/4, इसकी कोटि और घात दोनों बता दो। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। अभी ये 3/4 पावर है, पहले इसको उधर ले चलते हैं माइनस में, फिर पावर 4 कर देंगे। यहाँ कोटि की तो दिक्कत है नहीं, कोटि तो 3 है। ये धर्म धक्का मारवाड़ी है या राजस्थानी कहावत है, या फिर ये हिंदी की भी कोई मुहावरा या लोकवती है? ये जो अभी मैंने बोला है धर्म धक्का, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सुना है ये।
मेरी माँ जो है वो हिंदी नहीं बोलती, मारवाड़ी बोलते, तो मेरी माँ अगर धर्म धक्का बोल दे तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये राजस्थानी से जुड़ी हुई कोई चीज है ना। तो एक बार उसको देख लेना कि ये कहाँ है ना। भाई जी, रामकरण जी क्षमा करिए, प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थी, पूरा आराम से समझा समझा के। जल्दबाजी है तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, रामकरण जी जल्दबाजी है तो रिकॉर्डिंग जाके देखिए, उसमें आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं लेक्चर को, यहाँ पूरा चलेगा, डिटेल से चलेगा। जल्दबाजी है, एक्सप्रेस बस पकड़िए, है ना। वो ज्ञान थार कन रखो, वो ज्ञान मन ना दो क्या पढ़ाणु है के पढ़ाणु है ना, गलत बात भाई। ए ज्ञान ना बताओ कि के पढ़ाणु है के पढ़ाणु, वो मेरो काम है, थारो काम है पढ़णु, ज्ञान लेकर जाणू, देना को काम को नहीं, देना को काम मेरो है। अगर लेट हो रहे हो तो क्लास छोड़ दो, रिकॉर्डिंग देखो। तो दोनों तरफ 4 पावर कर दें, दोनों तरफ 4 पावर करने पर तो दोनों तरफ 4 पावर कर दी, ठीक है, d2y/d। तो अब अगर खोलें वहां से तो घात आनी नहीं है, घात यहीं से आनी है, क्योंकि बड़ी अवकलन ये है, बड़ा अवकलन यही है, तो यही घात देगा, तो आंसर हो गया 4। कोटि कोटि 3 घात 4, कोटि 3 घात 4, ठीक है। अच्छा, संस्कृत में है क्या ये? हाँ, बढ़िया बढ़िया शब्द है ये, कमाल का है, बहुत शानदार है। अच्छा, अब इस अगले समय का देखना, यहाँ पे क्या करता है कई बार, अब देखो थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग दिखेगी आपको, हल्की हल्की मिक्सिंग देता है, यह है बेवकूफ बनाने की एक शानदार ट्रिक। वाई डैश भी दे दिया, dy/dx भी दे दिया। ये सवाल मैंने कहीं देखा था, ये सवाल कहीं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये सवाल डालना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एक मिक्स सवाल है। देखो वाई डैश भी डाल दिया, वाई डैश कौन है, वो भी अवकलन है, वाई डबल डैश वो भी अवकलन है, dy/dx वो भी अवकलन है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार वाई डैश और dy/dx क्या, दोनों एक ही चीज है, दोनों को एक सवाल में डाल के सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि गलतियां हो, कंफ्यूजन हो और नुकसान पहुंचे। वाई डैश का मतलब है dy/dx, वाई डबल डैश का मान 2 बार अवकलन। कोई जरूरी नहीं है कि हम dy/dx लिखें, अगर हम y डैश लिख रहे हैं तो भी वो वही है, y डैश और dy/dx दोनों एक बात है, y डबल डैश और d2y/dx² दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब इस समीकरण में आए, किस अवकल समीकरण की घात विद्यमान नहीं है, ठीक है, आ जाओ, घात किसकी विद्यमान नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, बोले नहीं, यहाँ पे कहीं पे अवकलन फंसा हुआ है, अवकलन कहीं पे फंसा हुआ है, कहीं पे अवकलन मजबूर है, क्योंकि घात तब नहीं होती जब अवकलन फंसा हुआ हो, घात तब विद्यमान नहीं होती जब अवकलन कहीं पे फंसा हुआ है, यानी कहीं ना किसी सवाल में अवकलन फंसा पड़ा है। अवकलन का कोई भी रूप, चाहे वो वाई डैश हो, चाहे वाई डबल डैश हो, चाहे dy/dx हो, चाहे d2y/dx² हो, कहीं ना कहीं अवकलन बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इतने बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि वो मुक्त नहीं हो सकता। तो अगर हम जाएं तो सी में देखो, ये रहा, ये देखो, ये फंसा पड़ा है, फलन के अंदर फंसा पड़ा है, ई एक्स, ई की पावर एक्स एक फंक्शन हो गया और फंक्शन के अंदर फंसा पड़ा है, और जब फंक्शन के अंदर फंसा पड़ा है इसका मतलब घात नहीं हो सकती, क्योंकि घात वाई होता कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो यहाँ पे वाई है, साइन के अंदर वाई है, इसे फंसना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अवकलन फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, वाई फंसा हुआ हो इसकी कोई आपदा नहीं है, वाई फंसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या dy/dx, d2y/dx², dq/y, ये डैश डैश चीजें होनी चाहिए, ये अगर फंसी पड़ी है तो फिर घात विद्यमान
नहीं होती। तो ये वो आंसर है सी, जिसमें घात विद्यमान नहीं है क्योंकि अवकलन फंसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, इसे देखो, इसकी कोटि और घात, इतने में वो एक अवकल समीकरण वाले जो लास्ट है वो देखता हूं। अवकल समीकरण को अभी भी नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया अभी भी। तो ये हो गया 1 प्लस डी वाई, इसे यहां ले आओ। डी वाई बाई डी एक्स, वज्र गुणा करने पर ये इधर आ गया, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन। ठीक है, ये पूरी पावर सेट हो गई। अब कोटि, कोटि 2 हो गई, घात 3 होगी। कोटि 2 और घात 3, कोटि एवं घात, कोटि 2 और घात 3। अगला सवाल, इसकी अवकल समीकरण बनाई जाए तो क्या होगी? अच्छा, क्लासेस ऑर्डर से है क्या? हाँ ठीक है, पता नहीं, मुझे लगा नहीं, मुझे लगा कि भाई शायद ऑर्डर नहीं सेट किया हुआ उसके अंदर, ऑर्डर में कर दी क्या? ठीक है ठीक है। नहीं, नंबरिंग हो जानी चाहिए ना, 1 2 3 4 ऐसे हो जाए तो हर किसी को पता हो, क्या चाहिए, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। और मान लो कई बार वीडियो भी क्या, ऐप में भी अपने आप पड़े पड़े आगे पीछे हो जाती है चीजें, पड़े पड़े ही हो जाती है। तो वो जब आगे पीछे हो भी जाए तो भी नंबरिंग हो तो पता हो कि अच्छा 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, 5 नंबर ये है, 6 नंबर ये है, तो फिर उस हिसाब से ही देखा जाए। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि ऑर्डर नहीं है, तो मैंने कहा था कि ऑर्डर कर देना, तो शायद उन्होंने ऑर्डर का मतलब ये समझा कि सही से लिख लो, सही से नंबर लगा दो, और नंबरिंग लिखना भूल गए वो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा अवकलन करने पर 2x
तो y खुद y का dy बाई dx और r स्क्वायर का 0, 2 का भाग देने पर x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0। तो ये अवकल समीकरण बन गई। अवकल समीकरण बन जाए तो एक चीज कंफर्म जरूर कर लेना, हाँ, ऑर्डर को मतलब कोटि तो यहाँ पे मकसद है हमारा आर। अवकल समीकरण बन गई है, इस बात का प्रमाण ये होगा कि इसमें से आर गायब हो गया होगा। आर का मतलब स्वेच अचर, स्वेच अचर गायब हो गया होगा। अगर स्वेच अचर आ रहा है, अवकलन भी आ रहा है, स्वेच अचर भी आ रहा है, इसका मतलब है फिर वो अवकल समीकरण नहीं है। क्योंकि अवकल समीकरण आ गई है मतलब अवकलन आ गया, अवकलन आ गया मतलब स्वेच अचर चला गया। तो स्वेच अचर का जाना ही इस बात का कंफर्मेशन होगा, स्वेच अचर का जाना, अवकलन का आना, इस बात का कंफर्मेशन है कि अवकल समीकरण बन गई है। अब स्वेच अचर भी रह जाए और अवकलन भी रह जाए, दोनों रह जाए, फिर कह दें कि अवकल समीकरण है, तो नहीं, वो अवकल समीकरण नहीं है। क्योंकि अवकल समीकरण में हमने पहले ही कहा था कि स्वेच अचर का विलोपन किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा और उसके बदले अवकलन को लाया जाएगा, है ना। ये हटेगा वो आएगा। पता नहीं, ये जब भी ये वाला कहता हूँ हटाया जाएगा लाया जाएगा, तो वो वाला गाना बार बार याद आता है। वो पहले जो 2014 में बजता था ना, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, याद है वो वाला गाना। वो बार बार क्योंकि 2014 में मैं भी मतलब काफी प्रभावित था मोदी जी से। 2014 का जो साल था उस समय काफी प्रभावित था, क्योंकि थोड़ा सा आदमी भी थोड़ा मिच्योर होता है ना धीरे धीरे। तो 2014 के अंदर क्योंकि बहुत सारे ऐसे कयास थे, लगते थे कि ऐसे ठीक है, कुछ बेहतर आएगा, कुछ बड़ा आएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज रिप्लेस होती है तो ऐसे हर किसी को उम्मीद होती है कि नया कुछ बड़ा करके देगा। और फिर संगीत गीत वो भी शामिल थे, तो और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे कि भाई ये चीज सही दिशा में जाने वाली है, कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ शानदार आने वाला है ना। तो ठीक है, एक मिली जुली सी एक एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हुई, कुछ में कुछ शिकायतें रह गई, कुछ तारीफें भी रह गई, मिक्स टाइप का रहा। मतलब थोड़ा 2014 में शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच गए, दिक्कत वो थी। बाकी 2024 तक हम बैलेंस हो गए हैं। तो पता नहीं वो गाना बार बार ऐसे आता है, जब भी कहता हूँ कुछ ये जाने वाला है, ये आने वाला है। y बराबर ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -2x। देखो कुछ ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा। ये आप एक तरफ, अगर आपको एक चीज एकदम सही लगती है और एक चीज आपको गलत लगती है, तो फिर इसका मतलब आप खुद भी सही नहीं है। अगर एक चीज आपको बिल्कुल सही लगती है और एक चीज आपको बिल्कुल गलत लगती है, इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ये खुद भी बाइज्ड है। क्योंकि कोई चीज दुनिया में ऐसी बनी ही नहीं है जो पूर्णतः सही है और पूर्णतः गलत है। पूर्णतः सही है, जहर भी है वो भी पूर्णतः गलत नहीं है ना। अगर उसे दवाइयों में काम में लिया जाए तो वो सही है और लिया ही जाता है। अगर कोई आत्महत्या करने के लिए खा रहा है तो गलत हो जाएगा। तो वही कहानी है। तो कोई चीज पूर्णतः सही पूर्णतः गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आई, मतलब कांग्रेस सरकार थी तो वो पूरी गलत थी, नहीं। कुछ अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी होगी, बहुत सारी कमियां भी रही होगी। मोदी सरकार की भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी अच्छी। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2014 में हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, क्योंकि उम्मीद थी, पता नहीं क्या सोच के था, लगा कि भाई सब कुछ बदल जाएगा, आर्थिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एक शक्ति में हम काउंट होंगे, एक महाशक्ति के रूप में हम बाहर आएंगे। क्योंकि बड़े निर्णय चाहिए थे, ये भी सही थे, कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए थे, वो लेना इतना आसान होता नहीं है। y बराबर ए ई की पावर, y बराबर ए ई की पावर 2x। तो इसमें आपको a हटाना है, b हटाना है। अब अवकलन ऐसे करो कि a भी चला जाए और b भी चला जाए, दोनों चले जाए, दोनों को लटाना है, दोनों हटेंगे तभी अवकल समीकरण आएगी। तो पहली बार अवकलन करूं तो dy बाई डी एक्स ए ई की पावर 2x इंटू 2 -2। ये फर्स्ट टाइम आ गया। पुनः अवकलन करने पर
फिर 2 दूनी फिर 4 आ गया, यहाँ पे -2 प्लस का 4 हो गया। अगर 4 कॉमन निकालें तो ये हमारा y बन जाएगा 4y। और अब देखो तो इसमें से a और b गायब हो चुके हैं, a और b गायब हो चुके हैं। बस a और b हट जाने चाहिए, अंततः हमारा समीकरण में a b नहीं होने चाहिए, तो वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। तो ये अवकल समीकरण हो गया और आंसर आ गया ये वाला। बड़ा का मतलब रोजगार वैकेंसी नहीं कि कोई 50,000 वैकेंसी देगा या कोई 1 लाख वैकेंसी देगा, वो बेवकूफ़ बना रहा है। अगर जो वैकेंसी का नाम लेके आ रहा है वो भी बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, आप इतनी सरकारी वैकेंसी नहीं दे सकते कि आप बेरोजगारी को खत्म कर सकें, सरकारी नौकरी के जरिए बेरोजगारी खत्म कर सकें। ये सब झूठा है, ये सब सरकार में आने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार बन ही नहीं सकती जो ये कह दे कि मैं सबको नौकरियां दे दूंगी, बस मुझे सत्ता में ले आओ। तो वो झूठ बोल के आ रही है। आप बेरोजगारों को सिर्फ 1% या 2% बेरोजगारों को ही संतुष्ट कर सकते हैं सरकारी नौकरी से। 98% बेरोजगारों को आपको अपनी इंडस्ट्री से ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से सेट करना पड़ेगा। तो आपको अपने प्राइवेट सेक्टर को इनलार्ज करना पड़ेगा, व्यापार लाना होगा। तो जो व्यापार लाएगा वही, आज गुजरात में नहीं मांगते ना, आप गुजरात में जाइए, गुजरात में कौन मांग रहा है? गुजरात में नहीं मांग रहे लोग नौकरियां, इतना हमारी तरह यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज है, वहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है, वहाँ आदमी आराम से 40,000 50,000 रुपए महीने कमा रहा है। वो काहे को गवर्नमेंट नौकरी को देखेगा? करते ही नहीं, बात ही नहीं करते वहां ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी की, मत दो, गवर्नमेंट अपने पास में रखो। मारकन घना ही धंधा है, बट एक ही बात आवा, मारकन घना ही धंधा है, धंधा की कमी को नहीं, और नौकरी की धंधो कर। तो उनका दिमाग अलग तरीके से पैक कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है उनको। यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कोई और बात नहीं होती, कोई इंडस्ट्री की बात नहीं होती, उद्योगों की बात नहीं होती, और उद्योग लाए बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, बिजी आप 100% बेरोजगारों को बिजी रख सकते हैं, 1000 वैकेंसी निकाल के 100% बेरोजगारों को आप 1 या 2 साल के लिए बिजी रख सकते हैं, ये कहते हुए कि भैया नौकरी तो लगोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे 20 लाख फार्म भरे, 1000 नौकरियां तो लगेंगी। तो तब तक जो 20 लाख बेरोजगार हैं वो एक बार के लिए रोजगार में आ गए। 20 लाख बेरोजगार एक बार के लिए 2 साल के लिए रोजगार में लग गए, किसके? पढ़ाई के। अब 2 साल वो बिजी हैं। तो y बराबर सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको c हटाना है, c का विलोपन करना है। तो अवकलन इस प्रकार से करो कि c चला जाए, अवकलन को कुछ इस ढंग से करो कि c चला जाए। हटाने में थोड़ी जोर जरूर आएगा, लेकिन चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ अवकलन कर दें, सीधा अवकलन कर दें, एक बार तो ज्यादा स्ट्रेस ना लेके सीधा अवकलन कर दें, तो ये c इंटू 2x-c, ठीक है, 2 आगे आ गया, x-c हो गया। ठीक है, 2 बार, एक बार से ज्यादा अवकलन कर नहीं सकते, एक बार से ज्यादा अवकलन कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही स्वतंत्र, एक ही स्वेच अचर है, एक स्वेच अचर है, तो एक ही बार अवकलन कर सकते हैं, तो अवकलन इससे ज्यादा कर नहीं सकते। बस अब इसी का ही कोई ना कोई इस्तेमाल करो और कमाल करो। कुछ ऐसा कमाल करो, क्या करें, दोनों तरफ वर्क कर दें। और भी तरीके हो सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो लगा रहा हूँ। ये बना लिया दोनों तरफ वर्क करके, फिर इस समीकरण को नाम 1 दे दिया,
इसको 2 दे दिया। अब 2 में 1 का भाग दे देता हूँ। समीकरण 2 भाग 1। तो dy बाई dx का स्क्वायर y। 4c में c कट गया। ये c का मान आ गया। अब c निकल गया तो c को हटा देंगे। c को हटाने पर, c की जगह ये रखने पर कुछ गड़बड़ है इसमें? इनमें से कोई नहीं आया ना? क्योंकि मेरा आएगा बड़ी सारी पावर। कोई गलती तो नहीं है ना इसमें? देख लो एक बार, गलती वलती देख लो, कोई लघुत्तम लेने में या कोई और में या भाग भूग देने में। एक बार अवकलन किया, c बाहर 2x माइनस सी, फिर dy बाई डी एक्स 2c x माइनस सी, इसका मैंने वर्क कर दिया, ये आ गया। फिर मैंने उसमें भाग दे दिया, भाग देने पर ये आया, इससे c का मान निकल गया और ये c का मान लेके मैं क्वेश्चन में चला गया और c का विलोपन कर दिया और c हट गया और अवकलन आ गया और काम पूरा हो गया। यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो, बाकी लघुत्तम लेने के बाद में भी ये वाला आंसर तो किसी भी हाल में दिखाई नहीं दे रहा, यही आएगा। अगला क्वेश्चन, ए त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण निकालिए। वृत्त की त्रिज्या ए है, वृत्त की त्रिज्या ए है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन होगा, पहले उसको ठीक करते हैं। एक तो होता है अचर, एक होता है स्वेच्छ अचर। एक होता है अचर, एक होता है स्वेच्छ अचर। दोनों में खास डिफरेंस नहीं होता जब तक सवाल ने अगर कुछ दिया है तो वो अचर है, क्योंकि सवाल ने दिया है मतलब वो हिल नहीं सकता। सवाल ने दिया है मतलब वो फिक्स है। सवाल दे रहा है मतलब वो फिक्स है। हम मान रहे हैं वो स्वेच्छ है। तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा स्वेच्छ के अंदर। जैसे अभी इस केस में देखो, इसमें त्रिज्या दे दी इसका मतलब अब ए को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ए फिक्स हो गया जो भी ए दे रहा है, क्योंकि अब ए इसने दिया ना कि हमने दिया। ए हमने नहीं दिया कि हमारी मर्जी से हम ए रखेंगे, ए हमारा नहीं है, ए सवाल का है। तो सवाल ने जो भी ए दिया है, सवाल ही ए फिक्स करके देगा, तो हम इस ए को चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसके आगे जो कुछ बचेगा वो हम कर सकते हैं। आगे क्या है, केंद्र नहीं दिया, केंद्र हमारे त्रिज्या इसकी, तो त्रिज्या अचर है और केंद्र जो होंगे वो स्वेच्छ अचर होंगे। माना केंद्र एच के है, तो वर्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें ए क्या है, ए अचर है। ए क्या है, ए अचर है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मली तो क्या सवाल में बता देता है, खुद ही क्वेश्चन में ही बोल देता है कि भाई ए अचर है, ये स्वेच्छ अचर है, इनको हटाना है, इनको नहीं हटाना है, क्योंकि अचर को भी आप ए से ही दर्शाते हैं, स्वेच्छ अचर को भी ए से दर्शाते हैं, तो दोनों ए में पता कैसे चलेगा। तो एक तो डिफरेंस ये होता है कि अगर सवाल आपको दे रहा है तो फिर वो नियतांक है, क्योंकि सवाल दे रहा है मतलब वो फिक्स करके दे रहा है कि ये अब आप जो मैं बता रहा हूँ उतना लो। अब आप ये ए दे रहा है, अब आप ए बराबर 2 थोड़ी लिख सकते हैं, ए बराबर 3 थोड़ी लिख सकते हैं, सवाल ने दे दिया मतलब वो फिक्स हो गया, तो वो अचर हो गया। अचर हो गया तो इसका मतलब वो स्वेच्छ अचर नहीं है।
सकते हो कि आपको ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में देखो ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए को हटाने की जरूरत नहीं है, और ए को हटाने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये स्वेच अचर भी नहीं है। फिर जिससे हटाने की जरूरत नहीं है वो तो स्वेच अचर नहीं है, क्योंकि किस किस को नहीं हटाते आप, एक्स को नहीं हटाने। एक्स अगर सवाल में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वाई सवाल में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अचर सवाल में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्वेच अचर नहीं आना चाहिए, तो स्वेच अचर को हटाना होता है। तो इस केस में हमें सिर्फ हटाना होगा एच को और के को। तो एच और के कैसे हटेगा, उसकी जद्दोजहद पहला अवकलन करने पर। दो का भाग दे दो, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, लेकिन एच और के हटे कैसे। इन भाई लोगों को हटाया कैसे जाए, लेकिन एक बार अवकलन और कर सकते हैं, एक बार और अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि एच और के है, एच और के दो हैं, दो है तो दो बार अवकलन किया जा सकता है, दो बार है तो दो बार अवकलन किया जा सकता है, तो एक अवकलन और भी कर सकते हैं बैक टू बैक। तो अगर दूसरा अवकलन करते हैं तो क्या हमें कोई फायदा होगा, एक तो इसको यही रहने देते हैं, फायदा तो मिलेगा ही पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करने पर ये एक हो गया, प्लस इन दोनों पे गुणा का नियम लग जाएगा, y माइनस के को छोड़ दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर y माइनस के को छोड़ दिया, ए डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, y माइनस के का किया, डी वाई बाई डी एक्स और आ गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बन गया। अब आ गया समय इनको यूज करने का, तो y माइनस के का मान यहाँ से निकल जाएगा, y माइनस के बराबर आ जाएगा, ये दोनों उधर, ये बट्टे में, तो माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बट्टा बट्टा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मान इसका आ गया, y माइनस के का मान आ गया। ठीक है, अब y माइनस के का मान यहां से भी हम x माइनस एच का मान निकाल सकते हैं, इससे x माइनस एच का मान निकालूं तो x माइनस एच बराबर हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। माइनस माइनस प्लस, ये x माइनस एच का मान आ गया, y माइनस के का मान रख दिया, सॉरी, y माइनस के का मान ये है, y माइनस के का मान ये वाला रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, ये x माइनस एच का मान आ गया। अब x माइनस एच का मान भी आ गया और y माइनस के का मान भी आ गया, ये मान ले जाके यहाँ रख दो, समीकरण में रख दो, तो x माइनस एच का मान, इसका नाम एक बार छोटा रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लैम्डा, थोड़ी देर के लिए इसका नाम लैम्डा रख लेते हैं ताकि बोलने में आसानी हो, तो ये भी लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा।
ठीक है, वो हो गया माइनस लैम्डा dy बाई डी एक्स, है ना। बोलने के लिए एक बार लैम्डा बाद में लिख देंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े को बार बार लिखेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। उससे अच्छा है इसका नाम लैम्डा, लैम्डा हो गया। तो एक्स वाई माइनस के एक्स माइनस एच का मान तो हो गया माइनस का लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का मान है माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर का मान रख दो, ये मान यहाँ रखेंगे, ये वाला मान, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पावर और 1 पावर मिला के 3 पावर हो जाएगी, 3 पावर और इधर 2 पावर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा, है ना, ये वाला आंसर आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इनका विलोपन करना, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है, एच होता है, के होता है, बेचारा एक होता है तब तो क्या आराम से हट भी जाता है, कई बार दो दो आ जाते हैं, अब दो दो आ जाते हैं तो वो दिमाग मांगते हैं, कैसे हटाओगे, कैसे विलोपन करोगे, मतलब वैसे इतना बड़े सवाल पेपर में करने लायक तो बनते ही नहीं है कि इतना बड़ा सवाल आप पेपर में कर सको, तो उसकी तो जगह है ही नहीं, है ना। कि एक चर वाला हो जाए तो आप हटा भी सकते हैं, दो चर वाला भी कोई सिंपल हो, जैसे शुरुआत वाला एक आया था ए बी वाला, 2 बार अवकलन किया था हट गया था। अब थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो पेपर में कहाँ दिमाग लगे इतना कि यूं भाग दे दो और यूं कर दो और ये हट जाएगा, है ना। तो ये तो उस समय प्रैक्टिकल सवाल है ही नहीं कि ऐसे सवालों को पेपर में किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। परवलयों का अवकल समीकरण जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष एक्स एक्स हो, जिनका अक्ष एक्स एक्स हो, ऐसा परवलय जो मूल बिंदु जिसका शीर्ष हो और जिसका अक्ष जो हो वो एक्स एक्स हो। अक्ष का मतलब है जो उसको बीच में से काटता हुआ जाए, अब बीच में से काटता हुआ जाए यानी ये ऐसा होगा, ये आपका अक्ष हो गया। ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि जो उसका अक्ष है वो एक्स एक्स है, अक्ष जो है वो एक्स एक्स है और ये मूल बिंदु उसका शीर्ष है, तो फिर परवलय हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस परवलय का समीकरण हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। ए का विलोपन करना है आपको, ए को हटाना है, 4a, ठीक है, ए का मान निकाल लो, ये ए का मान निकल गया, ए का मान निकाल के यहाँ रख दो, विलोपन हो जाएगा, इंटू ए का मान, दो एक्स वाई, वाई बराबर 2x डी वाई बाई डी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो समीकरण है ना ये बनाने आने चाहिए, वो 2D वाला जब हम पढ़ेंगे ना 2D ज्योमेट्री,
तो 2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये जो समीकरण आते हैं, क्योंकि समीकरण की तो अवकल समीकरण बनेगी, तो कई बार सवाल जो है ना भाषा में लिख देता है, समीकरण नहीं बताता। जैसे इस क्वेश्चन में समीकरण नहीं बताया, भाषा बता दी कि एक परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, जिसका अक्ष जो है वो एक्स एक्स है, उसका अवकल समीकरण निकालो। तो अब यहाँ पे काम अटक गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा परवलय होता है जो मूल बिंदु से जाता है, जिसका एक्स जो है वो एक्स एक्स होता है, तो फिर वो समीकरण बनेगा, और समीकरण बनेगा तो अवकल समीकरण बनेगी। तो ये एक मामला बीच में फंस जाता है जहां भाषा का इस्तेमाल करता है, और ये सवाल थोड़े से होते तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि खुद बनाना पड़ता है, हमें खुद बनाना पड़ता है कि भाई समीकरण क्या होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसमें 2D ज्योमेट्री भी काम आ रही है। अब अगर इस क्वेश्चन को करें, इस समीकरण को अगर सॉल्व करें, तो जो हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी उसकी कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, दो स्वतंत्र चर है, दो स्वेच्छ अचर है, एक दो। जब इन्हें हटाओगे तो आप दो बार अवकलन कर सकते हो, और दो बार अवकलन करोगे और हट जाते हैं, जितने स्वतंत्र चर होते हैं उतनी बार अवकलन करने, क्योंकि हटने ही है। आप दो बार अवकलन करोगे तो दो स्वतंत्र चर, और सीधी सीधी बात है, अगर मान लो अवकल समीकरण बनती है तो वो भी तो दो की बनेगी, दो की बनेगी तो ही तो वापस दो आएंगे, तो दो जाएंगे तभी दो अवकलन आएंगे, दो अवकलन आएंगे तभी तो दो स्वतंत्र चर आएंगे, तो सीधा दो जाएंगे दो आएंगे, ठीक है ना। तो कोटि कितनी आएगी? दो आएगी। जितने स्वेच्छ अचर जाएंगे, ये स्वतंत्र चर बार बार नाम याद आ रहा है, तो स्वेच्छ अचर बोलना चाहता हूँ, लेकिन नाम मुंह से निकल रहा है स्वतंत्र चर। तो स्वेच्छ अचर की बात हो रही है कि जो स्वेच्छ अचर होते हैं वो जितने समीकरण में होंगे उतने जाएंगे, उतने अवकल, क्योंकि वापस भी तो लाना है ना उनको, वापस भी तो बुलाना है, वापस भी तो बुलाना पड़ेगा, तो रिटर्न करेंगे तो वापस आ जाएंगे। जब आप समाकलन करोगे आपको पुनः वापस मिल जाएंगे वो लोग, तो वो गए कहीं नहीं है, वो उसी रूप में। किसी अवकल समीकरण की घात इनमें से क्या होती है? कोटि से कम होती है, कोटि से अधिक होती है, कोटि के समान होती है, या इनमें से कोई नहीं? अवकल समीकरण की घात कोटि से अधिक, कम, ज्यादा, क्या? तीनों ऑप्शन राइट नहीं है, तीनों ही गलत है। राइट आप तब कहते हैं जब हमेशा सत्य हो, कभी कभी को राइट नहीं कहते, कभी कभी को राइट नहीं कहते, राइट कहते हो आप जो हमेशा राइट हो। क्या कोटि घात जो है, क्या कोटि से हमेशा कम होती है? क्या घात कोटि से हमेशा कम होती है? तो ये बात सही है, क्योंकि गणित का सही का मतलब है हमेशा सही। हमेशा सही है तो सही बोलेंगे, कभी कभी सही को सही नहीं बोलते, कभी कभी सही को सही नहीं बोलते, तो ये गलत। हाँ, एक बार भी गलत है तो गलत है। तो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे ए गलत हो जाए, बी गलत हो जाए, सी गलत हो जाए। तो इसलिए इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि सही की परिभाषा है हमेशा सही, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सही हो, वो कभी कभार सही है, यदा कदा सही है, और यदा कदा सही को सही
नहीं मानते, ठीक है ना। अच्छा, चैट नहीं, चैट ओपन इसलिए नहीं करता मैं कि फिर वो मैसेज मैसेज आते हैं, फिर एक दूसरे को मैसेज पढ़ रहा है, फिर पढ़ाई पे ध्यान। मेन चीज, मेन क्या होता है, मेन आप लोग आए हो मुझे सुनने के लिए, है ना, आप लोग आए हो मुझे सुनने के लिए, ना कि ये चैट में कोई क्या कर रहा है, कोई हर कोई सा मैसेज लिख रहा है, कोई की अपनी प्रॉब्लम है वो लिख रहा है। अब आप उसके मैसेज पढ़ रहे हो, आप उसकी बातें जानना चाहते हो कि वो क्या लिख रहा है, वो क्या बता रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब यहाँ क्या चल रहा है उस पर ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा गॉसिप्स है उसमें, वो ज्यादा चटपटी लगती है। वो कोई कुछ लिख रहा है, अपना दुख लिख रहा है, अपनी तकलीफ लिख रहा है, अपनी बातें लिख रहा है। आप कह रहे हो, ये कमाल की बात है, चैट वाला थोड़ा खुल जाए ना तो थोड़ा सा मजा आ जाए, मतलब थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी गॉसिप वाली हो जाए, क्योंकि यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ सामने तो कुछ गॉसिप हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा चैट में गॉसिप हो जाए वो रहता है, इसलिए चैट बंद करनी पड़ती है कि गॉसिप नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ पे तो वही चीज होगी जो काम की है। गॉसिप के लिए आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, या कहीं और देखिए जहाँ मिलेंगे। हाँ, आज शायद कहीं ओपन रह जाती है कई बार गलती से, नॉर्मली मैं बंद कर देता हूँ, आज बंद नहीं हुई होगी। ये लो, ये बंद। तो बंद करने का मकसद यही रहता है कि सब लोग भी अपनी अपनी बातें, कोई अपनी बात लिख रहा है, कोई कोई को कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई को क्या लग रहा है, वो 4 लाइनें लिख रहा है, 2 लाइनें लिख रहा है, फिर आप बाकी सब लोग उसकी चैट को पढ़ रहे हो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है। फिर यहाँ क्या बता रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या बता रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। फिर उसको जाके सुन रहे हो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है, तो वो फिर डिस्टर्बेंस आता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि चैट बंद रहे, बस। ज़्यादा चैट पे ध्यान ना जाए, ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दे, क्योंकि सिलेक्शन इससे होगा ना कि उनसे होगा। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मज़ा दे सकती है, थोड़ी देर के लिए आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकती है ना। जो ह्यूमन नेचर वाली हमारी कहानी है, उसको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देती है वो, कि दुनिया में क्या चल रहा है। कोई हमसे दुखी मिल जाए तो ठीक है, चलो मेरा दुख कम हो गया। इस टाइप की चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं। हाँ, बंद कर दिया मैंने। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फाइनली। ये हो गए सवाल, और कॉम्प्लेक्स वाली क्लास में मिलेंगे। आज आपकी 10th वाली क्लास जो है सेकेंडरी टॉपिक, वो भी आज जल्दी है, वो भी 12 बजे क्लास है, 12 बजे उस क्लास में भी रहेगा। तो अब आपकी लगातार बैक टू बैक रहेगी। 12 बजे वाली को देखते हैं कि थोड़ा सा जल्दी कर सकें तो और जल्दी कर दें, लेकिन लगभग लगभग आपको 1 या 1:30 बजे तक सारी क्लासों से फ्री कर दें। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।